जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आज चौहान साम्राज्य के बारे में। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर चौहान थे दोस्तों। और हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम जो कहें कि जो चौहानों की जो नींव रखी गई थी वो सांभर में रखी गई थी। उसके बाद अजमेर शाखा आई थी। अजमेर के बाद में जो शुरू हुई थी शाखा दोस्तों वो रणथंभौर की हुई थी। और हम बात करेंगे जालोर के उन चौहानों की जिनके बारे में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हो जाइए तैयार आप सभी और कर दीजिए सभी को शेयर और वीडियो को। आज तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले चौहान राजवंश। तो हम इनके बारे में ये देखें कि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी। क्या कहें कि हम कहें कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इन्हें अलग अलग बताया गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो इसके बाद में हम कहें दोस्तों आगे कि जिस प्रकार से इन्होंने हमारी रक्षा की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो किस प्रकार से किया था इन्होंने, इनमें कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए थे जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये कहें हम कहें कि जो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये क्लास क्या होने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी को शेयर करना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो हम शुरू करते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान जो शब्द बना है दोस्तों वो बना है चहमान सबसे, वो सभी आपको पता है। इनके उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। हम कहें कि जिस प्रकार अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था, अग्निकुंड के बारे में इन्हें सूर्यवंशी बताया गया था। सूर्यवंशी के बाद में इन्हें इंद्र के वंशज बताया गया था, विदेशी इन्हें बताया गया था। तो ये अलग अलग इनके जो मत हैं वो इतिहासकारों के द्वारा क्या किए गए थे, इनके अलग अलग मत दिए गए थे। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों आगे कि हम पहले इनसे पहले कि ये क्या थे, एक राजपूत शासक थे। तो हम राजपूतों की देखते हैं ना सर्वप्रथम कि जो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में दोस्तों, वहां से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु तक या पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक का जो मध्य का जो काल है वही क्या कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में क्या हो गई थी कि राजपूत काल समाप्त हो गया था। तो ये बात भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं दोस्तों आगे। तो ये चौहान जो राजवंश थे इनसे पहले हम देखते हैं थोड़े से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। अब राजपूतों की जो उत्पत्ति थी दोस्तों वो किस प्रकार से हुई थी, अगर हम इनकी बात करें, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी इनके भी क्या बताए गए हैं, अलग अलग मत बताए गए हैं। जैसे हम कहें कि अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था, इन्हें सूर्यवंशी बताया गया था, इन्हें विदेशी बताया गया था, इन्हें कुषाण वंशीय बताया गया था और इन्हें गुजर खजर जाति के बताया गया था। तो ये सब क्या किए गए थे, इन्हें बताया गया था। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ी सी। सबसे पहले आता है हमारे पास में कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा अब क्या किया गया था दोस्तों। महर्षि जो वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ ऋषि थे, एक ऋषि महर्षि वशिष्ठ थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके द्वारा क्या किया गया था कि माउंट आबू गुरु सीकर में क्या किया गया था, माउंट आबू में क्या किया गया था, एक यज्ञ करवाया गया था। माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। और सिरोही का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, चंद्रावती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आबू में क्या करवाया गया था, यज्ञ करवाया गया था। क्या करवाया गया था दोस्तों, यज्ञ करवाया गया था, करवाया गया था, गया था। तो ये चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। माउंट आबू गुरु सीकर को क्या कहा था, माउंट गुरु सीकर को कर्नल जेम्स टोड ने नोट लगाकर ध्यान रखना कि हिंदू ओलंप्स कहा था। ओलंप्स पर्वत कहाँ पर है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों आगे कि गुरु सीकर को, गुरु सीकर को, गुरु सीकर को
गुरु सीकर को दोस्तों, गुरु सीकर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स कहा था। क्या कहा था? हिंदू ओलंप्स। तो ये भी आपको क्या रखना है? ओलंप्स कहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी आपको क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का पिता, इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता, राजस्थान इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। राजस्थान क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता या जनक इन्हें कहा जाता है। द एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान भी किसकी पुस्तक थी? कर्नल जेम्स टोड की। द एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक थी? कर्नल जेम्स टोड की। और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे थोड़ी सी और, कि गुरु शिखर में किसके द्वारा यज्ञ करवाया गया था? ऋषि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू में एक यज्ञ करवाया गया था। अब इस यज्ञ से, अब कहें आगे हम बात करें तो इस यज्ञ से, इस यज्ञ से 4 राजपूत जातियों का जन्म हुआ था। कितनी राजपूत जातियों का जन्म हुआ था? 4 राजपूत जातियों का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। 4 राजपूत जातियों का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 4 राजपूत जातियों का क्या हुआ था दोस्तों? जातियों का जन्म हुआ था। 4 राजपूत जातियों का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखना है। अब वो जातियां कौन कौन सी थी तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। वो 4 राजपूतियां कौन कौन सी थी तो आप सभी को ध्यान में रखना है। जो हम कहें आगे तो सबसे पहले हुई थी प्रतिहार। कौन सी हुई थी? प्रतिहार हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो प्रतिहार के बाद में जो हुई थी वो परमार हुई थी। कौन सी हुई थी? परमार। परमार के बाद में दोस्तों हम बात करें तो वो चालुक्य हुई थी। कौन सी हुई थी? चालुक्य हुई थी। चालुक्य के बाद में हम बात करें आगे तो आगे आ जाती है हमारी चौहान आ जाती है। कौन सी आ जाती है? चौहान आ जाती है। तो ये सभी का आपका क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि इनके जो कहें कि आगे जो इनका जो सिद्धांत दिया गया था सर्वप्रथम वो कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अग्निकुंड का वो सिद्धांत दिया गया था। तो आप सभी को वो ध्यान में रखना है। कौन सा सिद्धांत था वो? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत था। अग्निकुंड का सिद्धांत। अब दोस्तों अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? यह मोहनोत नैणसी के द्वारा पृथ्वीराज रासो में दिया गया था। और हमीर रासो का, हमीर रासो भी क्या था? इनका समर्थक था। तो ये इन दोनों के द्वारा अग्निकुंड का सिद्धांत बताया गया है। और इनका जो समर्थन करने वाले थे वो मोहनोत नैणसी और कौन से? और मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इनका समर्थन करने वाले थे। तो ये सभी यहाँ की बात क्लियर हो जाती है। तो अब हम कहें कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया था वो किस में दिया गया था? किस ग्रंथ में दिया गया था? पृथ्वीराज रासो में दिया गया था। किस में दिया गया था? पृथ्वीराज रासो में दिया गया था। प्लस की अगर हम बात करें धन, इसमें और किसका समर्थन था? हमीर रासो का। किसका था? हमीर रासो का। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे वो तो कौन थे? चंद्र बरदाई थे। और जो
अमीर जो रासो थे इसके जो लेखक थे वो कौन थे? जोधराज कहो या उसे सारंगधर कहो, एक ही बात। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करें आगे, तो जो पृथ्वीराज जो रासो थी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई थे। कौन थे? चंद्र बरदाई। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमीर जो रासो था, इसके बाद में हम बात करें हमीर रासो दोस्तों, हमीर जो रासो था इसके लेखक कौन थे? सारंगधर थे। कौन थे इनके लेखक? सारंगधर थे। सारंगधर हम कहें या इसे जोधराज भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसे जोधराज भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो इनका जो समर्थन करने वाले थे, इनका जो समर्थन करने वाले थे, समर्थन करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों? इनका समर्थन करने वाले, इनका जो समर्थन करने वाले थे वो कौन थे? तो हमने बताया अभी, तो वो कौन थे? मोहनोत नैणसी थे। कौन थे? मोहनोत नैणसी थे। मोहनोत नैणसी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने दिया था? सूर्यमल मिश्रण ने दिया था। सूर्यमल मिश्रण ने इनका समर्थन दिया था। सूर्यमल मिश्रण ने दिया था। सूर्यमल मिश्रण ने दिया था। मोहनोत नैणसी को दोस्तों कहा जाता है राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है, जनगणना का अग्रदूत इसे कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। राम सिंह बूंदी के जो राम सिंह कहें कि जो राम सिंह जो शासक थे तो उनके दरबार में ये क्या किया जाता था? वहां पर रहता था। तो 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो सूर्यवंशी का दिया गया था। कौन सा दिया गया था दोस्तों? सूर्यवंशी का दिया गया था। तो वो भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूर्यवंशी के उस सिद्धांत की। सूर्यवंशी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो दिया गया था दोस्तों वो पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य में दिया गया था। किस में दिया गया था? पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य में। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य वह, और कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। और कौन सा था? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, से पूछा जाएगा दोस्तों हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो आपको उत्तर होना चाहिए नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है आपको? पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वो कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक। कौन थे? जयानक थे इनके लेखक। कौन थे? जयानक थे। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब सूर्यवंशी जो सिद्धांत था दोस्तों, इसका जो समर्थन करने वाला व्यक्ति था तो वो कौन था? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। डॉक्टर हीरानंद गौरीशंकर जो ओझा था वो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका समर्थन करने वाला भी कौन था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो समर्थन करने वाला भी कौन था? इसका समर्थन करने वाला भी कौन था दोस्तों? डॉक्टर डॉक्टर गौरीशंकर। डॉक्टर गौरीशंकर। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आप सभी नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़े हम। अब आगे बढ़े तो आगे आता है हमारे पास में कि इन्हें और क्या बताया गया था सर? इन्हें बताया गया था कि सेवाड़ी के अभिलेख में इंद्र के वंशज इन्हें बताया गया था। क्या बताया गया था इन चौहानों को? तो आपको ध्यान रखना है
शेवाड़ी के अभिलेख में, शेवाड़ी के अभिलेख में दोस्तों, शेवाड़ी के जो अभिलेख था उसमें क्या बताया गया था, इन्हें इंद्र का वंशज बताया गया था। शेवाड़ी के अभिलेख में इंद्र का वंशज बताया गया। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो बेंदला अभिलेख था दोस्तों, उसमें कौन सा बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आप लिख दो यहाँ पर कि पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान का बेंदला अभिलेख, पृथ्वीराज चौहान का बेंदला अभिलेख किसका प्रमाण देता है, सूर्यवंशी का। किसका प्रमाण देता है, सूर्यवंशी का प्रमाण देता है। तो यह भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें आगे, तो आगे आता है कि और इन्हें क्या बताया गया था, सुंडा माता अभिलेख में इन्हें महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया गया था। सुंडा माता अभिलेख में आपको ध्यान रखना है, सुंधा माता अभिलेख में, सुंधा माता अभिलेख में महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया है, महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया है। तो यह भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की। किसकी बात करते हैं कि इन्हें और विदेशी बताया गया है। इन्हें क्या बताया गया है, इन्हें विदेशी बताया गया है। तो विदेशी किसके द्वारा बताया गया है दोस्तों, इन्हें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या किया गया था, इन्हें विदेशी बताया गया, के द्वारा इन्हें विदेशी बताया गया, बताया गया। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें, इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो इन्हें इसका जो समर्थन दिया था, तो ये आपको सब पहले ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड का जो समर्थन दिया था, तो वो किसने दिया था, समर्थन, समर्थन देने वाला व्यक्ति कौन था, स्मिथ था, स्मिथ था। तो ये भी स्मिथ स्टेफनी, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो किसने दिया था, स्मिथ के द्वारा दिया गया था, स्मिथ, स्मिथ ने समर्थन किसने दिया था, स्मिथ स्टेफनी। तो आप ये कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आगे, तो और इन्हें डॉक्टर भंडारकर के द्वारा क्या बताया गया था, डॉक्टर, डॉक्टर आरजी भंडारकर के द्वारा, भंडारकर के द्वारा क्या बताया गया था, इन्हें विदेशी गुर्जर बताया गया था, खज्जर जाति के बताया गया था। इन्हें क्या बताया गया था, गुर्जर, गुर्जर बताया गया था, गुर्जर व खज्जर जाति, क्या बताया गया था, खज्जर जाति के बताया गया था। तो ये भी कहाँ से बताया गया था, विदेशी बताया था। इसने भी क्या बताया था, ये विदेशी बताया था। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आगे, तो डॉक्टर गौरी अरे डॉक्टर दशरथ शर्मा आते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया गया था। इन्हें क्या बताया गया था, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों हम बात करें, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ
शर्मा के अनुसार हम बात करें तो इन्हें क्या बताया गया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों इन्हें बताया गया था ब्राह्मण वंशीय, ब्राह्मण वंशीय बताया गया था, ब्राह्मण वंशीय गोत्र के बताया गया था, ब्राह्मण वंशीय गोत्रीय गोत्र का बताया गया था। दोस्तों इन्हें नागर ब्राह्मण इन्हें बताया गया था। कहीं हम कहें कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी उनमें इन्हें ये बताया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हमारे पास में एक आ जाता है मंडोर अभिलेख आ जाता है, एक तो मंडोर आ जाता है और एक आ जाता है बिजोलिया का शिलालेख। तो हम दोनों की ही बात कर लेते हैं। एक तो आ जाता है मंडोर अभिलेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार क्या बताया गया है? इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे दोस्तों बिजोलिया के अभिलेख की। तो आप नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बिजोलिया अभिलेख की बात करते हैं कि बिजोलिया में इनको क्या बताया गया था दोस्तों। बिजोलिया जो अभिलेख था इसमें इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था। क्या बताया गया था? इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इन्हें बताया गया था। 1170 ईस्वी का वो अभिलेख जो हम कहें कि पार्श्वनाथ मंदिर पर वो लिखा गया था दोस्तों, और 13 पद्य का भागों में वो बटा 13 पद्य काव्य में वो लिखा गया था। और जैन जैन कहें कि जौन कवि तो जो लोलक था उनकी याद में लिखा, उनकी स्मृति में ये लिखा गया था। और इनके जो रचयिता थे वो गुणभद्र थे, कवि जो कायस्थ थे। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। संस्कृत में ये लिखा गया था, तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो हम बात कर लेते हैं बिजोलिया अभिलेख की। हमारे पास में आगे आता है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख आ जाता है। दोस्तों बिजोलिया जो अभिलेख था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसके बारे में भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि बिजोलिया 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 कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, बिजोलिया का प्राचीन नाम है, तो वो क्या मिलता है? प्राचीन नाम विज्यावली मिलता है। क्या मिलता है? विज्यावली मिलता है। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बिजोलिया का जो संस्थापक था, बिजोलिया का वो कौन था? अशोक परमार। इसके बाद में हम बात करें बिजोलिया में, ये कब का अभिलेख था? ये 1170 ईस्वी का। किसके समय का था? सोमेश्वर चौहान के समय का सोमेश्वर सोमेश्वर चौहान के समय पार्श्वनाथ मंदिर पर लिखा गया था। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। और की भाषा कैसी थी इनकी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 13 पद्य काव्य में, 13 पद्य काव्य में विभक्त। तो ये भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है।
अब दोस्तों हम बात करें आगे, इसके बाद में हम बात करें तो किसके अनुरूप लिखा गया था ये, इसकी स्मृति में हम बात करें, स्मृति में तो कहें कि जो जैन लोलक था उनकी याद में, तो ये भी याद रखना है कि किसकी स्मृति में, जैन लोलक की में, जैन लोलक। ठीक है। अब इसके रचयिता कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर इसके जो लेखक थे, इसके रचयिता, इसके रचयिता, रचयिता कौन थे, गुणभद्र थे। कौन थे दोस्तों, गुणभद्र थे। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसकी देखरेख में लिखा गया था ये, इसके जो कवि थे वो आपसे कौन पूछा जाएगा, कवि कायस्थ। कौन पूछा जाएगा, कवि कायस्थ। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी कि इस बिजोलिया के अभिलेख को लेकर के। अब हम बात करें तो ये बिजोलिया का जो अभिलेख था, इसके अनुसार हम बात करें दोस्तों कि सांभर झील का जो निर्माण था, सांभर सांभर झील का निर्माण, सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था, सांभर झील का निर्माण इसके अनुसार किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे सांबर झील का, या कहें कि सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए वासुदेव चौहान को सांबर के चौहानों का क्या माना जाता है, इसके अनुसार ही संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। हम देखते हैं दोस्तों अभी इन चौहानों की कहाँ कहाँ पर शाखाएं थी, तो आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चौहानों की कहाँ कहाँ पर शाखाएं थी, तो हम उनको भी देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में चौहानों की शाखाएं। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हम बात करें आगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम कहें आगे पहले हम देखें, यहाँ पर आ जाएगी सांभर आ जाएगी, यहाँ पर अजमेर आ जाएगी, अजमेर शाखा आ जाएगी। अजमेर के बाद में दोस्तों हम बात करें तो रणथंभौर शाखा आ जाएगी। रणथंभौर के बाद में यहाँ पर जालोर शाखा आ जाएगी। जालोर के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर नाडोल शाखा आ जाएगी। यहाँ पर नाडोल शाखा यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाडोल शाखा के बाद में हम बात करें, नाडोल के बाद में जो अन्य शाखाएं आएगी तो हम उनकी भी बात करेंगे, जैसे बूंदी की शाखा आ जाएगी, सिरोही की शाखा आ जाएगी। तो सिरोही भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिरोही की शाखा भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं इन शाखाओं के बारे में कि ये कौन कौन सी शाखाएं थी। सबसे पहले आती है हमारे पास में सांभर। कौन सी आ जाती है, सांभर। सांभर के चौहान आ जाते हैं, सांभर के चौहान।
सांबर के चौहान। तो इनका जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान था। कब की थी संस्थापना? कब की थी? 551 ईस्वी में। ध्यान रखना, जब मेवाड़ का हम पढ़ते हैं गोहिल वंश तो उसमें 566 आएगा, तो आपको यह सब ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं अजमेर की शाखा का। अजमेर की शाखा का, अजमेर शाखा की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी। किसने की थी? अजयराज चौहान के द्वारा। पृथ्वीराज प्रथम का ये पुत्र था। कब की थी इन्होंने? 1113 ईस्वी में की थी। इसके बाद में अगली जो शाखा आती है वो रणथंभौर आ जाती है। कौन सी आ जाती है? रणथंभौर शाखा आ जाती है। रणथंभौर पृथ्वीराज का पुत्र था ये दोस्तों। रणथंभौर शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है? गोविंद राज को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोविंद राज को माना जाता है। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब इसने कब की थी यहाँ पर स्थापना? 1194 ईस्वी में की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है जालोर शाखा। कौन सी क्या आती है? जालोर शाखा आ जाती है। जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान थे। कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कीर्तिपाल चौहान थे। अब दोस्तों मान कीर्तिपाल चौहान को ही कहा जाता है कीतु ए महान राजा, इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कीर्तिपाल चौहान ने कब की थी यहाँ पर? 1181 ईस्वी में। कब की थी? 1181 ईस्वी में। एक आती है नाडोल शाखा। कौन आती है? नाडोल शाखा आती है। नाडोल का जो संस्थापक था दोस्तों वो 960 ईस्वी में। कौन था? 960 ईस्वी में किसने की थी? लक्ष्मण देव चौहान ने की थी। लक्ष्मण देव चौहान के द्वारा की गई थी। एक शाखा आती है सिरोही की। कौन सी आती है? सिरोही की। सिरोही की जो शाखा की स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1311 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1311 ईस्वी में। किसने की थी? लुम्भा चौहान ने की थी। किसने की थी? लुम्भा चौहान के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको क्या रखना है। अब अन्य शाखाएं कौन कौन सी थी तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। अन्य शाखा कौन कौन सी थी तो वो भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब वो अन्य शाखाएं कौन कौन सी थी तो ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे पास में आती है बूंदी की शाखा। कौन सी आती है? बूंदी। बूंदी शाखा। अब बूंदी शाखा की दोस्तों हम बात करें, बूंदी शाखा की दोस्तों हम बात करते हैं तो बूंदी शाखा का जो संस्थापक था, इनका जो संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, इसे संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? देवा चौहान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवा चौहान हो जाएगा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो कोटा की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोटा की हम बात करें तो कोटा शाखा की स्थापना किसने की थी तो वो भी आपको ध्यान रखना है, माधो सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माधो सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक शाखा आती है हमारे पास में, झालावाड़ शाखा आती है। कौन सी आती है? झालावाड़ शाखा। झालावाड़ शाखा। झालावाड़ शाखा की जो स्थापना की गई थी दोस्तों झाला मदन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? झाला मदन सिंह के द्वारा। कब की गई थी? कब रखी गई थी? 1837 ईस्वी में। झालावाड़ वो रियासत थी दोस्तों जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत थी। यहाँ पर झालरा पाटन है जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा को जो कहा जाता है, बांसवाड़ा को तो सोदीपों का शहर कहा जाता है, किंतु झालरा पाटन को तो घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला यहाँ पर बढ़ता है, यहाँ पर ही बढ़ता है दोस्तों। जो गोमती सागर पशु चंद्र भागा यहाँ पर पशु मेला बढ़ता है। तो ये तमाम जो बातें हैं आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आप नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं फिर सांबर की शाखाओं के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट से और हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सांबर के चौहानों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? सांबर के चौहानों के बारे में देखते हैं।
सांभर के चौहान। सांभर के जो चौहान थे दोस्तों, सांभर के चौहान। दोस्तों सांभर के चौहानों की अगर हम बात करें तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि इन चौहानों का सबसे पहले मूल स्थान किसे माना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अभिलेख आता है दोस्तों, हर्षनाथ अभिलेख आता है। कौन सा अभिलेख आता है? हर्षनाथ अभिलेख आ जाता है। कौन सा अभिलेख आ जाता है? हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख आ जाता है। हर्षनाथ जो अभिलेख था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर्षनाथ अभिलेख की हम बात करें तो हर्षनाथ जो अभिलेख था वो किस पर लिखा गया था? हर्षनाथ मंदिर पर लिखा गया था। ये कहें कि सीकर के चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार हम बात करें, इसके अनुसार अनुसार इसके अनुसार चौहानों का मूल स्थान क्या माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? अनंत प्रदेश को माना जाता है दोस्तों, अनंत प्रदेश को माना जाता है। शेखावाटी का ये हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान, अनंत प्रदेश को माना जाता है। अब बात करते हैं आगे कि अब हम बात करते हैं इतिहासकारों के अनुसार। इतिहासकारों के अनुसार चौहानों का मूल स्थान, हम यही देखें, चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का जो मूल स्थान था दोस्तों, वो किसे माना था? चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य को। किसको माना जाता था? सपाद लक्ष्य को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए तो इन्होंने सपाद लक्षेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन्हें जो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, उन्होंने भारतेश्वर सपाद लक्षेश्वर की उपाधि धारण की थी। और कहें कि हिंदुस्तान का, कहें कि हिंदू सम्राट उन्होंने कहा गया था पृथ्वीराज चौहान को। तो ये भी आपको उनके बारे में ध्यान रखनी है। तो मूल स्थान किसे बताया गया था? सपाद लक्ष्य को। सपाद लक्ष्य को। सपाद लक्ष्य को। इसके बाद में हम बात करें कि जो अहि छत्रपुर था, जंगल प्रदेश का, हम कहें कि पूर्वी जो भाग था अहि छत्रपुर, तो उसका जो आसपास का जो क्षेत्र था, पूर्वी जो आसपास का क्षेत्र, वही क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य कहलाता था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सीकर के चौहानों की जो कुल देवता, सीकर के चौहानों के कुल देवता, सीकर के चौहानों के कुल देवता। सीकर के चौहानों के कुल देवता कौन थे दोस्तों? सीकर के चौहानों के कुल देवता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, हर्षनाथ जी थे। हर्षनाथ जी। और मात अब इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? सीकर के चौहानों की कुल देवी किसे बना गया है? वो जीर्ण माता को बताया गया है। जीर्ण माता को बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे कि हम कहें कि हर्षनाथ जी और जीर्ण माता दोनों क्या थे? ये भाई बहन थे, तो ये कैसे नहीं हो सकता है, किंतु अभी इनके द्वारा जो बताया गया तो वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि सांभर के चौहानों की कुल देवी। सांभर के चौहानों की, सांभर के चौहानों की कुल देवी। सांभर के चौहानों की जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? तो वो आपको ध्यान रखना है, शाकंभरी माता थी। कौन थी? शाकंभरी माता। शाकंभरी
माता, शाकंभरी माता थी। तो ये भी आपको ध्यान करना है। इसका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सांबर में। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सांबर में बना हुआ। मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? सांबर झील के किनारे, सांबर झील के पास में। तो ध्यान रखना है, सांभर झील के पास। ठीक है, सांभर की देवी इसे कहा जाता है, शाकंभरी माता को। तो सांभर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जालोर के चौहानों की कुल देवी किसे बताया गया है? जालोर के चौहानों की कुल देवी किसे माना गया है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जालोर के चौहानों की कुल देवी आपसे पूछी जाएगी। जालोर के चौहानों की कुल देवी आपसे पूछी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जालोर के जो चौहानों की जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? आशापुरा माता। कौन थी? आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो ये भी क्या रखनी है आपको। अब इसका जो मंदिर बना हुआ है, इसका जो मंदिर बना हुआ है वो भी कहाँ पर बना हुआ है? जालोर दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जालोर किला में बना हुआ है। किला, दुर्ग कहो या गढ़। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें थे इन जालोर के चौहानों का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान था। ये हमने वहां पर बात की थी। तो आप नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अब सांबर के चौहान जो शुरू करते हैं, सांबर के चौहानों का संस्थापक है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहला शासक आएगा वासुदेव चौहान। कौन सा आएगा? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान आएगा। तो यह भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसे क्या माना जाता है? चौहानों का संस्थापक, सांभर के चौहानों का संस्थापक। सांभर के चौहानों का संस्थापक इसे माना जाता है। सांबर के चौहानों की संस्थापक। इसने नींव कब रखी थी? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में क्या रखी गई थी? इनकी ये नींव रखी गई थी। तो ये चीज़ क्या रखनी है? आपको ध्यान रखनी है। इसने किसका निर्माण करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार के अनुसार सांभर झील का निर्माण करवाया था। सांभर झील का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद में हम बात करें आगे, जो इसके बाद में अगला जो शासक आया था वो आया था गुहक प्रथम आया था। कौन आया था दोस्तों? गुहक प्रथम आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर कोई भी बात समझ कहे कि नो बकवास यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बकवास नहीं की जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं बांटा जाएगा कि यहाँ अलग से कोई ज्ञान दिया जाएगा। हमारे जो टॉपिक से संबंधित है वही चर्चा यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि इसी से ही हमारा क्या बनेगा कि लेवल हमारा पता चलेगा कि हमें कितना आता है। हमारा लेवल का हमें पता चलेगा। और लिख लिख कर दोस्तों याद करने से हमें याद ज़्यादा होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कहते हैं कि क्लास को कोई देखते हैं और कई नहीं देखते हैं। तो क्लास को तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लिख कर, किंतु क्लास को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास को देखना, क्योंकि उससे क्या पता कि एग्ज़ाम में हम बैठें और उसको देखते ही हमें ये पता चल जाए कि यार हमने ये तो पढ़ा था, और ये अचानक से याद आ जाए, यार हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, यार हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो शासक आया था वो आया था गुहक प्रथम आया था। कौन आया था? गुहक प्रथम आया था। अब हम बात करें गुहक प्रथम की दोस्तों, गुहक प्रथम की। तो ये किसका सम, अभी आपको ध्यान रखना है कि ये नागभट्ट द्वितीय का,
इसके बाद इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। और आपको ध्यान रखना है, दूसरी बात ध्यान रखनी है कि नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको क्या रखना है। और इसकी जो पुत्री थी, नागभट्ट द्वितीय की पुत्री थी दोस्तों जाबाली। पुत्री कौन थी? जाबाली थी। कौन थी? जाबाली। अब दोस्तों इस जाबाली का जो विवाह किया था, इसका जो विवाह किया था वो भी किसके साथ में किया था? गुहक प्रथम के साथ में, गुहक प्रथम के साथ में किया था। गुहक प्रथम की दोस्तों और अगर हम बात करें तो इसने क्या करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण 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 करवाया था, निर्माण करवाया था। और आपको ध्यान रखना है कि निर्माण तो करवाया था, किंतु यहाँ पर हर्षनाथ अभिलेख लिखवाया था और करवाया, और हर्षनाथ अभिलेख लिखवाया था। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके मुझे बताना है कि जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि हर्षनाथ जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो अल्लट के द्वारा भी करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो अल्लट को भूलना नहीं है। ऐसे क्या करना है कि ऐसे हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था, तो ये भी क्या रखना है। इसने जीर्णोद्धार करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास में गुहक द्वितीय आता है। कौन सा शासक आता है? गुहक द्वितीय आता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करें आगे। अगला जो शासक आता है वो आ जाता है गुहक आ जाता है। कौन आ जाता है? गुहक द्वितीय आ जाता है। गुहक द्वितीय आ जाता है, गुहक द्वितीय आ जाता है। अब गुहक द्वितीय को क्या रखना है कि कन्नौज का शासक था दोस्तों एक भोजराज प्रथम। भोजराज की पुत्री थी, इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। भोजराज की पुत्री थी दोस्तों, हम कहें कि कमलावती या कलावती, जो उसकी पुत्री थी उसी से इन्होंने विवाह किया था। तो ये एक लाइन आपको इसके बारे में ध्यान रखना कि कन्नौज का शासक था कन्नौज का शासक भोजराज की पुत्री से पुत्री की पुत्री कौन थी? कलावती से विवाह किया था। कलावती से क्या किया था? विवाह किया। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों, अगला जो शासक आ जाता है वो आ जाता है चंदन राज आ जाता है। कौन सा आ जाता है? चंदन राज आता है। चंदन राज की दोस्तों हम बात करें तो उसकी एक पत्नी थी रुद्राणी आत्म प्रभा,
और योगिनी, तो वो ये कहती है कि मातम कह रहे भगवान जो शिव था उसकी वो भक्ति थी। हमेशा शिवलिंग की पुष्कर में वो पूजा किया करते थे और रोज 1000 दीपक सांबर झील में वो जलाया करती थी। योग क्रियाओं में श्रेष्ठ भगवान शिव की भक्त थी और रोज 1000 दीपक वो जलाया करते थे। और उसने एक काल सर्प नामक रोग होता है दोस्तों, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो चंदन राज के बारे में ये थोड़ी सी का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इन्होंने, और चंदन राज के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि तोमर शासकों को पराजित किया था, इसने क्या किया था, दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम बात करें आगे। तो अगला जो शासक आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है चंदन राज। चंदन राज, चंदन राज की दोस्तों अगर हम बात करें तो चंदन राज में क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले तोमर शासकों को पराजित किया था। दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया था। तोमर शासकों को पराजित किया था। तो यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा चंदन राज के बारे में। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा चंदन राज के बारे में। तो इसकी एक पत्नी थी दोस्तों, उसका क्या नाम था, आत्म प्रभा। आत्म आत्म प्रभा। प्रभा, या इसे कहे कि रुद्राणी, इसे रुद्राणी भी कहा जाता है, इसे रुद्राणी भी कहा जाता है, इसे योगिनी भी कहा जाता है। तो योगिनी भी इसे कहा जाता है। तो योगिनी क्यों कहा जाता है दोस्तों इसे, योग क्रियाओं में श्रेष्ठ थी। योग क्रियाओं में श्रेष्ठ भगवान शिव की भक्त थी। भगवान शिव की भक्त थी। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, भगवान शिव की तो ये भक्त थी। रोज पुष्कर झील में, रोज पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाया करती थी। और ध्यान रखना है इसके बाद में आपको, इन्होंने काल सर्प रोग से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या किया था, काल सर्प नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए पुष्कर में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी इन्होंने, एक शिवलिंग की स्थापना की थी। पुष्कर में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग शिवलिंग की क्या की थी, स्थापना, शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, योगिनी आत्म प्रभा के बारे में याद रखना है। चंदन राज के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब अगला जो शासक आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है पृथ्वीराज प्रथम आ जाता है। कौन सा आ जाता है, पृथ्वीराज प्रथम आ जाता है। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यो
रास्ते में जो ब्राह्मण जो लोग जा रहे थे, जो उनको क्या क्या करता था ये, कि जो रास्ते में जो यात्री जाया करते थे उनको ये भोजन कराया करता था, उनको विश्राम दिया करता था, उनकी ये सेवा किया करता था। जो भगवान के जो भक्त जाते थे, ये भी भगवान शिव का भक्त था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अजय राज चौहान इसी का पुत्र था। तो ये क्या क्या करता था कि ब्राह्मणों की पूजा क्या करता था, ब्राह्मणों को भोजन, कहें कि जो जो यात्रीगण जाते थे, ब्राह्मण यात्रियों को भोजन कराना, ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव, भगवान शिव का भक्त था, इसका पुत्र आपको ध्यान रखना है कौन था, अजय राज चौहान। अजय राज, अजय राज चौहान, अजय राज चौहान। ठीक है। तो अजय राज जो चौहान जो शासक बने थे, तो इनका जो कहें कि शासनकाल तो माना जाता है 1113 ईस्वी से, किंतु आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने तो शासन करना कब से शुरू कर दिया था, 1105 ईस्वी से ही शुरू कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज के प्रथम के बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। और क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपको सभी को धन्यवाद।